कोर्ट ने एक बार नोटिस किया कि वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स जिसका नाम लिखवाया गया था बाय द गर्ल, दैट वाज अ 1 year old बेबी बॉय जिसके खिलाफ एलिगेशन आई कि जी मेरे को इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने भी दहेज के लिए टॉर्चर किया है। क्यों लगता है धारा 498A से पतियों को डर? क्या है कानून की धारा 498A जिसके गलत इस्तेमाल पर उठते हैं सवाल? बीते 1 साल में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 498A धारा पर तीखे प्रहार किए हैं। यहां तक कि एनसीआरबी का डेटा भी इस पर सवाल खड़े करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दहेज मामलों से जुड़े कानून 498A की। आज हमारे साथ हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट अमीश अग्रवाल जी, जो धारा 498A के बारे में विस्तार से बताएंगे और कैसे इस धारा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। थैंक यू सर। तो सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड, ये एक प्रोविजन है जो ऐड हुआ था इन द ब्रिटिश फॉर्मुलेटेड इंडियन पीनल कोड टू टैकल दिस होल सिचुएशन ऑफ डाउरी हरासमेंट, जो इंडिया के अंदर काफ़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। अब दिस इज़ समथिंग विच वाज नेसेसरी ऑल्सो, ताकि दहेज का जो ईवल है जिसमें ब्राइड बर्निंग हो रही है, ब्राइड की डेथ हो रही है, टॉर्चर्स हो रहे हैं, ब्राइड्स को अबैंडन किया जा रहा है, कम से कम उसको हैंडल करने के लिए ये लॉ पास हुआ। हाउएवर इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा। सेक्शन 498A क्या कहता है कि अगर कोई हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स क्रूअल्टी सब्जेक्ट करते हैं वाइफ को, तो दे आर लाइबल टू गो टू जेल। क्रूअल्टी की डेफिनेशन भी दे रखी है कि अगर क्रूअल्टी ऐसी की जाए टू ड्राइव द वुमन टू कमिट सुसाइड, या फिर टू कॉज हर्ट, या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन, जिसका दिस अ टेक्निकल टर्म फॉर दहेज। तो फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस अगर क्रूअल्टी होती है, द पर्सन कैन फेस प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 498A इंडियन पीनल कोड। मिसयूज़ आजकल बहुत ज़्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो लॉ नेसेसरी था उसको आजकल जब भी कोई फाइट, कोई भी डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, ऑटोमेटिकली वाइफ को बोला जाता है कि आप ये डेफिनेटली केस करिए अपने हस्बैंड के खिलाफ, पुलिस अरेस्ट करेगी, कोर्ट में केस चलेगा, एंड द हस्बैंड एंड हिज फैमिली मेम्बर्स माइट गो टू जेल फॉर सेवरल ईयर्स। तो जहाँ पे कोई ऑफेंस ना भी हुआ हो, बीवी के शब्दों को मान के उन हस्बैंड और उनकी फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ केस चलाया जाता है। सर, जैसे आपने बताया पति और उनके रिलेटिव पर इस सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है, पर मैं यहाँ पर यह जानना चाहता हूँ कि रिश्तेदार की कैटेगरी में कौन कौन लोग आएंगे? यह आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। इनफैक्ट कोर्ट ने एक बार नोटिस किया कि वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स जिसका नाम लिखवाया गया था बाय द गर्ल, दैट वाज अ 1 year old बेबी बॉय जिसके खिलाफ एलिगेशन आई कि जी मेरे को इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने भी दहेज के लिए टॉर्चर किया है। तो वही एज पार्ट ऑफ मिसयूज़ काफ़ी सारे रिलेटिव्स को भी इम्प्लीड कर दिया जाता है इन दीज फॉल्स एलिगेशंस। तो पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर ऑफ द हस्बैंड, कई बार सिस्टर्स हस्बैंड एंड हर फैमिली, बेसिकली जो भी फैमिली से कनेक्टेड है, जिनको अगर तकलीफ़ हुई तो हस्बैंड और उसकी फैमिली को भी तकलीफ़ होगी। किसी को भी इस प्रोविज़न के चपेटे के अंदर लेके आया जा सकता है, एंड दैट इज़ वाई इसकी वजह से मिसयूज़ का स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और जो तकलीफ़ होती है हस्बैंड और उसकी फैमिली को, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा सर, क्या पति भी 498A धारा के तहत पत्नी पर एफआईआर दर्ज करा सकता है? नहीं जी, द लॉ क्लियरली स्टेट्स, सो सेक्शन 498A खुद कहता है दैट ओनली अ लेडी कैन फाइल इट, दैट टू अगेंस्ट हर हस्बैंड और एनी ऑफ द हस्बैंड्स रिलेटिव्स। हस्बैंड के पास कोई पावर नहीं है। हस्बैंड के रिलेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड की मदर या फादर के पास भी कोई राइट नहीं है अंडर सेक्शन 498A फाइल करना कोई केस अगेंस्ट द वाइफ। इनफैक्ट ज़्यादातर पूरे देश के अंदर यही बोला जाता है हस्बैंड को कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ कोई केस फाइल ही नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट मे बी डिवोर्स एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। बट ऐसा एक्चुअली नहीं है। हस्बैंड्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स कैन ऑल्सो फाइल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द वाइफ एंड हर रिलेटिव्स इफ़ द वाइफ और उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने कोई ऑफेंस या कोई ऐसा एक्शन किया है जिससे हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर्स अग्रीव्ड हैं। So you also can file civil suit for damages for say maybe extortion, intimidation, defamation,
हरासमेंट, एंड आप क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो अगेंस्ट द वाइफ एंड हर फैमिली मेम्बर्स अगेन फॉर एक्सटॉर्शन, डेफोमेशन एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन. बट ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है. ये चीज़ है विच इज़ देयर, एंड कोर्ट्स एंटरटेन करती है इन केसेस को अगेंस्ट द वाइफ एंड द रिलेटिव. सो इफ़ यू आर अग्रीव्ड, अगर आप विक्टिम हो एज अ हस्बैंड, यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर दिस एज एन ऑप्शन. अमीश जी, धारा 498A के तहत कितने समय के अंदर FIR दर्ज करानी होगी? सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है. लोग कहते हैं कि जी अगर शादी को 7 साल हो चुके हैं उसके बाद वाइफ 498A की कंप्लेंट कर ही नहीं सकती. एक्चुअली आई हैव हैड केसेस जहाँ पे 65-year-old लेडी ने अपने हस्बैंड के खिलाफ डाउरी हरासमेंट का केस किया है कि जब हमारी शादी 40 साल पहले हुई थी तब दहेज मांगा गया था, बीच में भी दहेज मांगा गया. ऐसा कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन है नहीं, क्योंकि एज पर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिमिटेशन एक्ट, जो लिमिटेशन विच इज़ एप्लीकेबल, तो क्योंकि ये 3 साल और 3 साल से ज़्यादा के जो ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पे कोई लिमिटेशन पीरियड डिस्क्राइब नहीं है. लेडी कैन वेन एवर शी वॉन्ट्स फाइल अ केस. अब ऑब्वियसली अगर डिले है तो कोर्ट इस बात को कंसिडर करती है, जब कोर्ट सारे एविडेंस को कंसिडर करती है, और पुलिस भी टू अ ह्यूज एक्सटेंट FIR रजिस्टर करने में भी थोड़ा रिलेक्टेंट होती है. बट अगर वाइफ प्रॉपर स्टेप्स ले, FIR रजिस्टर होगी. अगर पुलिस चाहे तो FIR रजिस्टर होगी, एंड जो पर्सन है वो प्रोसिक्यूट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कि जी कितने साल पहले शादी हुई थी. अच्छा अमीश जी, जैसा आपने बताया कि धारा 498A एक नॉन बेलेबल धारा है. इस धारा में पति और उसके पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाता है. ऐसे मामले में क्या करना है और क्या नहीं करना है? सो वेरी गुड क्वेश्चन सर. 10 साल पहले तक काफ़ी इसमें मिसयूज़ होता था, और होता क्या था कि अगर वाइफ जाके बस थाने के अंदर बोलती है मेरे साथ अत्याचार हुआ है दहेज के लिए, इमीडिएटली हस्बैंड को अरेस्ट करके, उसके फैमिली मेम्बर्स को अरेस्ट करके परेड कराया जाता था पूरे मोहल्ले के अंदर, लड़के के ऑफिस के अंदर, कि देखो जी इन्होंने दहेज लिया, मारपीट करी. इट बिकेम सो बैड एंड सो प्रेवलेंट. सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया ऑन दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑफ अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ये बोला कि आप ऐसे हस्बैंड वाइफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर ऑटोमेटिकली अरेस्ट करना बंद कर दो. आप पहले नोटिस सर्व करोगे हस्बैंड को, उसके बाद हस्बैंड ज्वाइन करेगा इन्वेस्टिगेशन. अगर आपको तब भी लगता है कि आपको अरेस्ट करना है, आप रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करोगे, मैजिस्ट्रेट के सामने आप प्रोड्यूस करोगे. मैजिस्ट्रेट मस्ट ऑल्सो अप्रूव दैट डिसीजन टू अरेस्ट, एंड ओनली देन will you be arresting the husband and his relatives. However, practical reality उस जजमेंट को आए हुए आज के दिन पे ये है कि अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ 100 में भी 2 या 3 केसेस में पुलिस अरेस्ट करना चाहती है जहाँ पे बीवी कोई कॉन्क्रीट प्रूफ देती है मार पिटाई का या दहेज मिसअप्रोप्रिएट करने का. सो इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन, येस, आपको अगर दिखता है कि पुलिस का इंटेंशन है आपको अरेस्ट करने का, आप इमीडिएटली एंटिसिपेटरी बेल लगाइए और आप कोर्ट को दिखाइए कि भाई हाउ द एलिगेशंस आर फॉल्स, या फिर आपके कस्टोडियल इंटेरोगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आप टाइम पे एंटिसिपेटरी बेल लगाते हो, बट ओनली देन अगर ज़रूरत है, एज पर योर लॉयर, एंड आई से दैट आप अपने लॉयर के ऊपर ये डिस्क्रेशन छोड़ दो. द लॉयर शुड फिगर आउट वेदर द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपको अरेस्ट करना चाहता है या नहीं. अगर आप को लग रहा है, एंटिसिपेटरी बेल लगाइए एंड गेट दैट प्रोटेक्शन, और उसके बाद ट्रायल में शो योर एविडेंस टू शो योर इनोसेंस. ठीक है, अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद भी क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है? हाँ बिल्कुल जी. तो सुप्रीम कोर्ट, सारे हाई कोर्ट जो हैं, इस हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट के अंदर हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट करके ख़त्म करो वाले मेंटालिटी को हमेशा प्रमोट करते हैं. तो कोर्ट कहती है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे बिल्कुल एंड स्टेज सारी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी हैं, तब भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ इफेक्ट हो चुका है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम या तो रिकनसाइल कर रहे हैं, साथ में रहना चाहते हैं, या फिर इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हम एक म्यूचुअल पीसफुल डिवोर्स लेना चाहते हैं, अगर ये स्टेटमेंट प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के सामने, इमीडिएटली कोर्ट इज़ वेरी वेरी हैप्पी टू एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स एंड से कि अब जी इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप या तो एक साथ या अपने अलग अलग रास्ते आप निकल सकते हैं. तो इट्स नेवर एन इशू एट वट एवर पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे ही लिटिगेशन में दोनों पार्टीज़ को लगता है येस देयर आर amicable terms possible, तो कोर्ट सेज वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू. धन्यवाद अमीश जी. अगर आप भी किसी कानून के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं. ऐसी ही कानून की जानकारी के लिए जुड़े आवाज लीगल अड्डा के साथ. हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और लेटेस्ट खबरों के लिए आए hindi.cnbctv18.com पर.